नेक्स्ट पॉइंट है मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए हम ऊपर के दोनों एग्जाम्पल की तरफ लौटते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिनके चलते ये स्ट्रगल सक्सेसफुल हुए। हमने देखा कि नेपाल में इनडेफिनिट स्ट्राइक 7 पार्टी अलायंस यानी एसपीए ने किया था। इस अलायंस में ऐसी 7 बड़ी बड़ी पार्टीज शामिल हुई जिनके कुछ न कुछ मेंबर्स पार्लियामेंट में थे। लेकिन इन संघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया था, जिसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं था। ये पार्टी नेपाल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट सशस्त्र यानी कि आर्म फोर्स चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया था। नेपाल के पॉपुलर स्ट्रगल में पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन यानी कि लेबर यूनियन और उनके फेडरेशंस ने आंदोलन में भाग लिया था। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन लोकल पीपल, टीचर्स, लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने भी इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दिया था। वाटर प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बोलोविया में जो आंदोलन चला, उसकी लीडरशिप किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व, उसकी लीडरशिप फेडेकोर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर और एनवायरमेंटलिस्ट सहित लोकल प्रोफेशनल भी शामिल थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को इरिगेशन पर डिपेंड फार्मर्स के फेडरेशन, फैक्ट्री वर्कर्स के यूनियन, कोचाबम्बा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और शहर में बढ़ती होमलेस स्ट्रीट चिल्ड्रन का भी सपोर्ट मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी सपोर्ट किया। फिर 2006 में बोलोविया में सोशलिस्ट पार्टी को पावर मिल गई थी। इन एग्जाम्पल्स से हम जान सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी में किसी बड़े स्ट्रगल के पीछे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस दो तरह से अपना रोल निभाते हैं। डेमोक्रेसी में किसी डिसीजन पर इम्पैक्ट डालने का एक जाना पहचाना तरीका पॉलिटिक्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने का होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, इलेक्शन लड़ा जाता है और गवर्नमेंट बनाई जाती है। लेकिन हर एक सिटीजन ऐसे डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं करता। पॉसिबल है सिटीजन की इच्छा ना हो या डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन की उसकी कोई रुचि ही ना हो। पॉसिबल है उसके पास इसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स का अभाव हो और वो इसमें सिर्फ वोटिंग करके डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन करता हो। ऐसे कई इनडायरेक्ट वेज यानी कि तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अपने इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ व्यूज को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज कर सकते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप इसे कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर ऑर्गेनाइजेशन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे ग्रुप्स को आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप्स एज ए ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे प्रेशर ग्रुप का एम यानी कि लक्ष्य सत्ता पर डायरेक्टली कंट्रोल करना या उसमें शेयर करना नहीं होता। प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन तभी बनते हैं यानी कि प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज तब बनते हैं जब कॉमन ऑक्यूपेशन या इंटरेस्ट या एस्पिरेशन यानी कि आकांक्षा
और ओपिनियन के लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक साथ मिलते हैं। ऊपर की डिस्कशन में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों में हुआ जिन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, जैसे कि नेपाल में हुए स्ट्रगल को मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की एक्शंस के लिए पीपल मूवमेंट जैसा वर्ड इस्तेमाल होता सुनते आए हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, एंटी लिक्वर मूवमेंट यानी कि शराब विरोधी आंदोलन, वुमेन्स मूवमेंट एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप के जैसे आंदोलन भी इलेक्टोरल कंपटीशन में डायरेक्टली भागीदारी करने के बजाय आंदोलन में ऑर्गेनाइजेशन ढीला ढाला होता है। आंदोलन में डिसीजन इनफॉर्मल ढंग से लिए जाते हैं और ये डिसीजन फ्लेक्सिबल भी होते हैं। आंदोलन स्पॉन्टेनियस यानी कि बहुत ज्यादा मास पार्टिसिपेशन पर डिपेंड होते हैं, ना कि इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप पर। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप यूजुअली सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्शंस या ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशंस एंड प्रोफेशनल्स यानी कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एटसेट्रा, इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स सेक्शनल्स होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास सेक्शंस के जैसे वर्कर्स, एम्प्लॉयज, बिजनेस पर्सन्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉलोअर्स ऑफ रिलीजियन, कास्ट, ग्रुप एटसेट्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे प्रेशर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य पूरी सोसाइटी का नहीं बल्कि अपने मेंबर्स की ही अच्छाई और बेटरमेंट यानी कि कल्याण करना होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के किसी एक सेक्शंस के ही इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये ऑर्गेनाइजेशन जनरल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी रक्षा करना जरूरी होता है। पॉसिबल है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिस उद्देश्य को पाना चाहते हैं उससे उसके मेंबर्स को कोई लाभ नहीं होगा, उससे कोई अच्छा नहीं होगा। बोलिविया का फेडेकोर नाम का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहां ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन ने भी भागीदारी की थी। हमने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्लास 9 की बुक में पढ़ा था। इन दूसरे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोशनल ग्रुप्स या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। ऐसे ग्रुप्स किसी खास इंटरेस्ट के बजाय जनरल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एम यानी कि लक्ष्य अपने मेंबर्स की ही नहीं बल्कि किसी और की मदद करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बॉन्डेड लेबर्स के खिलाफ लड़ने वाला ग्रुप का नाम ले सकते हैं। ऐसे ग्रुप अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बॉन्डेड लेबर्स के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में पॉसिबल है कि पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे इंटरेस्ट को टारगेट करने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उनका भी फायदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाम सेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिस्ट एम्प्लॉय फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है। ये मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कैंपेन चलाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के शिकार अपने मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को देखता है, लेकिन उसका एम, कंसर्न, उद्देश्य सोशल जस्टिस और पूरे समाज के लिए सोशल इक्वालिटी हासिल करना है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। लैंड राइट्स को लेकर प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन, वेस्ट जावा इंडोनेशिया के फार्मर्स। 2004 में एक दिन वेस्ट जावा के लगभग 15,000 लैंडलेस फार्मर्स
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। फार्मर्स अपने परिवार के साथ आए थे और लैंड रिफॉर्म की मांग कर रहे थे। फार्मर्स का कहना था कि हमें अपने फार्मर्स जो फार्म्स हैं वो वापस लौटा दिए जाए। विश्व व्यापार संगठन और उसके नियम कानूनों का विरोध चल रहा था। डेमोन्स्ट्रेटर्स का नारा था, जमीन नहीं तो वोट नहीं। उनका ऐलान था कि अगर किसी कैंडिडेट ने लैंड रिफॉर्म का पक्ष नहीं लिया तो वो इंडोनेशिया में हो रहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को बॉयकॉट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स के जैसे किसी आंदोलन में कई तरह के ग्रुप्स शामिल रहते हैं। ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे इनकी एक सिंपल डिस्टिंक्शन का संकेत मिलता है। ज्यादातर आंदोलन किसी खास इश्यू पर केंद्रित होता है। ऐसे आंदोलन एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा जनरल होते हैं और कुछ ब्रॉड गोल को वेरी लॉन्ग टर्म में हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे डेमोक्रेसी के मूवमेंट का मेन उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए मजबूर कर देना। इन ऑर्डर्स के द्वारा राजा ने डेमोक्रेसी को समाप्त कर दिया। इंडिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा एग्जाम्पल है। नर्मदा रिवर पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर डैम के कारण लोग डिस्प्लेस्ड हुए। आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य डैम को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। इसने सभी बड़े डैम्स और मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर सवाल उठाए जिसमें बड़े डैम्स का अनिवार्य साबित किया जा सकता था। ऐसे आंदोलन में लीडरशिप क्लियर होती है और उनका ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े टाइम तक ही एक्टिव रह पाते हैं। किसी एक इशू पर आधारित ऐसे आंदोलनों के कंट्रास्ट उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे टाइम तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा इश्यूज होते हैं। एनवायरमेंटल मूवमेंट और वुमेन्स मूवमेंट ऐसे ही आंदोलन की मिसाल है। ऐसे आंदोलनों के कंट्रोल्स और गाइड्स के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। एनवायरमेंटल मूवमेंट के अंतर्गत कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। इनके सबके ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं। इंडिपेंडेंट लीडरशिप है और स्पेसिफिक इश्यूज पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक बहुत ही बड़े पैमाने पर यह उनका एक व्यापक उद्देश्य के साझीदार है। इनका दृष्टिकोण, इनका पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी कि पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे ब्रॉड मूवमेंट का एक ढीला ढाला सा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी सबको जो अपने अंदर समा लेता है वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल NAPM, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेसिफिक इश्यू पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी प्रोटेस्टर्स ग्रुप इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने देश में कई सारे पीपल्स मूवमेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। प्रेशर ग्रुप और आंदोलन राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स पर कैसे असर डालते हैं? प्रेशर ग्रुप और आंदोलन राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स पर किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं?